हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज एसी इंग्लिश का और एक पोयम मैं लेके आ चुका हूं जिसका नाम है दोस्तों एंथम फॉर डूम्ड यूथ। बेसिकली ये कहानी हमारे आर्मी मैन्स के लिए है कि एक आर्मीज को कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है तब तो कोई रोता भी नहीं है, कोई उनके मौत का गम भी नहीं मनाता है। उनकी मौत किस हाल में होती है, उनके मौत पर कोई रिचुअल्स नहीं किए जाते हैं, कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कोई प्रेयर नहीं होती है उनकी मौत पर। तो आज ये जो पोयम पढ़ने वाले हैं, ये पोयम बहुत ही बेहतरीन पोयम है जो लिखा गया है विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा। तो विल्फ्रेड ओवेन खुद ही एक बहुत बड़े आर्मी थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व किए थे अपने आप को। वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने हिस्सा लिया था। जी बिल्कुल, ये आर्मी भी थे, ये एक आर्मी भी थे बेटा, और ये एक पोयम राइटर भी थे। जी बिल्कुल, ये पोएट भी थे और आर्मी भी थे ये। तो ये बहुत ही बेहतरीन पोएट थे भाई। एकदम जो लिखते थे वो दिल पे छपता था। इसलिए आज वाला ये जो पोयम है ये बहुत ही मजा आने वाला है। प्लीज वन लाइक फॉर आवर इंडियन आर्मीज। प्लीज 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 आप लोगों को बोल रहा हूं, एक लाइक करने के लिए। आपका एक लाइक इंडियन आर्मीज को डेडिकेट करेगा। आज का एक लाइक हमारे इंडियन आर्मीज को डेडिकेट करेगा बेटा। प्लीज जल्दी से कर दो, इसके लिए आपको बोलना ना पड़े। और बता दो कि क्या ये बेहतरीन, ये सुंदर, ये मनमोहक पोयम क्या स्टार्ट करे जिसमें आपको आर्मीज का पूरा स्ट्रगल दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आर्मीज को कितने स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, एक सैनिक को कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। क्या ये पोयम स्टार्ट किया जाए? ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आप लोग। और एक बार लाइक कर दीजिए और हर एक दोस्त को शेयर कर दो, टेलीग्राम में शेयर कर दो, हर एक दोस्त को शेयर कर दो। और भाई लाइक कर दो, बिकॉज मैंने ये लाइक पूरा का पूरा डेडिकेट किया है टू आवर इंडियन आर्मीज। जी बिल्कुल, हमारे देश के सैनिक बहुत ज्यादा महान है। आ जाओ। और भाई ये कविता को किसने लिखा है? ये कविता को लिखा है विल्फ्रेड ओवेन ने। किस स्थिति में लिखा है मैं बता देता हूं। जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था ना, जब इनको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इंजरीज हो गई थी और ये हॉस्पिटल में जब रिकवर कर रहे थे, तो उस रिकवरिंग के स्टेज में इन्होंने ये कविता लिख डाला। वर्ल्ड वॉर 1 के लड़ने के बाद जब इनको बहुत सारी इंजरीज हुई थी और वो अपने हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे थे, तो ये रिकवरिंग के स्टेज में ये पोयम लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विल्फ्रेड ओवेन। नाम बताओ, नाम बताओ, ये पोएट का नाम बताओ जो पोएट भी है और आर्मी भी है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व किया है अपने आप को। इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था भाई, इंग्लैंड की तरफ से। क्लियर है? सॉरी, फ्रांस को सर्व किया था, फ्रांस को सर्व किया था, फ्रांस को सर्व किया था। यहां पे देखो, विल्फ्रेड ओवेन कहां पे बॉर्न हुआ था? 1893। विल्फ्रेड ओवेन 1893 को बॉर्न हुआ था इंग्लैंड में, और ही एनलिस्टेड इन द आर्मी इन 1915। 1915 में इन्होंने आर्मी में भर्ती ली। आर्मी में कब भर्ती लिया? 1915 में। कौन? विल्फ्रेड ओवेन। ये पोएट भी है और ये आर्मी भी है। इन्होंने उसी दर्द से लिखा है। जब ये रिकवर कर रहे थे बेटा, तो इनको वो दर्द हो रहा था, उसी दर्द से, उसी पेन से आर्मीज के स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक आर्मी को, एक सैनिक को कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, कितना पेनफुल उनका लाइफ होता है। He enlisted in the army in 1915 and served in France during World War 1। तो फ्रांस को इन्होंने सर्व किया था 1915 में। 1915 में ये आर्मी में भर्ती हुए थे और वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस को इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, लेकिन इनका जो डेथ हुआ था ना, इनका डेथ जो हुआ था वो नवंबर 1918 को हुआ था। इनका ये जो मरे थे ये बेटा नवंबर 1918 को मर गए थे। इनका जो डेथ हुआ था ये 1918, नवंबर 1918 को इनका डेथ हो गया था, जस्ट बिफोर द वॉर एंड। वॉर के एंड होने के थोड़े से पहले ही इनका मौत हो गया था। क्लियर है? तो वर्ल्ड वॉर 1 के सबसे बड़े महारथी, सबसे बड़े सैनिक जो इंजोर हो गए थे और जब रिकवरिंग के स्टेज में थे, तब इन्होंने ये पोयम लिख डाला बैठ के। कहां पे सर? हॉस्पिटल में। आपको अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए। आपको मेरा बात झूठ लगता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, विल्फ्रेड ओवेन
विल्फ्रेड ओवेन सर पेंड एंथम फॉर डूम्ड यूथ। एंथम फॉर डूम्ड यूथ कब लिखा? 1917 में लिखा। वाइल रिकवरिंग इन ए हॉस्पिटल, जब वो रिकवरी के स्टेज पर थे, जब वो हॉस्पिटल में अपना इंजरीज को ठीक करा रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये पोयम लिखा, जब उनको बहुत सारी घाव थी और जब उनको बहुत सारा ट्रॉमा था वर्ल्ड वॉर 1 का। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। पोयम स्टार्ट करें, जोश दिखाओ, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ भाई। इंग्लिश का एग्जाम है, मेरे को एक भी पर्सन फाकी मारते हुए नहीं देखना चाहिए भाई। चैट बॉक्स में बकवास बात किया तो ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा, ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा। चलो आ जाओ, मेन मेन मेन। और भाई मैंने क्या बोला? 1 लाइक फॉर आवर इंडियन आर्मी। जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, हमारे इंडियन आर्मी को डेडिकेट कीजिए। इन्होंने कितना स्ट्रगल, कितना सेक्रीफाइस इनका लाइफ है, यह भी आपको पता चलेगा ये पोयम पढ़ के। एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, सुनिए। सबसे पहले ये पोयम स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए। ये पोयम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे सबसे पहला लाइन में बोला हुआ है, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर डू हु डाइड एज ए कैटल। उनके लिए चर्च में कौन सी घंटियां बजाई जाती है जो जानवरों की तरह मर जाते हैं। सो पहला वाला लाइन में ही इन्होंने लिखा है, उन सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए, उन छोटे छोटे लड़कों के लिए चर्च में कौन सी प्रेयर की जाती है, चर्च में कौन सी घंटियां बजा जाती है जो जानवरों की तरह मर जाते हैं, जिनकी मौत ऐसे ही जानवरों की तरह हो जाती है। सर ये कैटल का मतलब, कैटल तो एक जानवर है ना भाई, सो कैटल का मतलब जानवरों। उनके लिए चर्च में कौन सी ऐसी घंटियां बजाई जाती है, उन सैनिकों के लिए, उन छोटे छोटे सैनिकों के लिए जो 22-23 साल, 24 साल, 25 साल, उन बॉयज के लिए चर्च में ऐसी कौन सी घंटियां बजाई जाती है, ऐसी कौन सी प्रेयर की जाती है जो जंग के मैदान में जानवरों की तरह मर जाते हैं। इसके बाद यहां पे बोला गया है, ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर्स ऑफ द गन। मॉन्स्ट्रस मतलब सर भयानक आवाज, यहां पे मैंने लिख भी दिया है मीनिंग। मॉन्स्ट्रस मतलब सर भयानक आवाज। उनको सिर्फ एक भयानक आवाज सुनाई देती है, वो भयानक आवाज सिर्फ गन्स की रहती है। आर्मीज का बात किया गया है, उनको कोई बेल्स का नहीं, उनको कोई चर्च का बेल्स का आवाज सुनाई नहीं देता है, उनको सिर्फ एक ही भयानक आवाज सुनाई देता है, जो भयानक आवाज वो गन्स का रहता है। ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर्स ऑफ द गन्स। इसके बाद लिखा हुआ है, ओनली द स्टटरिंग रफल्स रैपिड रैटल। उन लोगों को सिर्फ वो लोडिंग अनलोडिंग का आवाज सुनाई देता है। देखोगे बहुत बड़े बड़े जो गन्स होते हैं वो लोड करना पड़ता है, अनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उन लोगों को सिर्फ वो गन्स का आवाज सुनाई देता है, उन लोगों को सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का आवाज सुनाई देता है, उन लोगों को कोई बेल्स का आवाज नहीं सुनाई देता है। जो लोग ऐसे ही जानवरों की तरह मर जाते हैं किसी जंग के मैदान में, आर्मी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। Only the monstrous angers of the guns, उनको सिर्फ गन्स का एक भयानक आवाज सुनाई देता है, उनको सिर्फ गन्स का जो लोडिंग अनलोडिंग का आवाज है वो सुनाई देता है। Only the stuttering rifles rapid rattle। क्लियर है? इसके बाद फोर्थ लाइन पढ़िए, फोर्थ लाइन। मैंने क्या बोला? फोर्थ लाइन, ये वाला लाइन यहां पे लिखा हुआ है, कैन पैटर आउट द हैस्टी होराइजन्स। लेकिन उनके दिल से बस एक ही दुआ मतलब कि निकलती रहती है, उनके दिल से, यहां पे होराइजन मतलब प्रेयर्स, उनके दिल से बस एक ही प्रेयर निकलती रहती है कि भाई मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद मेरा कंप्लीट हो जाए, मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद मेरा कंप्लीट हो जाए। कैन पैटर आउट द हैस्टी होराइजन्स। होराइजन्स मतलब प्रेयर। उनके दिल से, उनके मन से एक ही दुआ निकलती है कि मैं जिस एम से, जिस गोल से, जिस मकसद से आया हूं वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। क्लियर है? इसके बाद देखिए फिफ्थ लाइन पर, ये फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान से, नो मॉकरीज। मॉकरीज मतलब क्या? रिचुअल्स। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉट बेल्स। जो लोग ऐसे सैनिक जंग के मैदान में मारे जाते हैं, उनके लिए कोई रिचुअल नहीं, उनके लिए कोई रिचुअल नहीं होता। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान लोग मर जाते हैं ना, तो उनके लिए हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से, ईसाई धर्म के हिसाब से, सिख धर्म के हिसाब से अपने अपने रिचुअल निभाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग ऐसे ही जंग के मैदान में मर जाते हैं, मारे जाते हैं, उनके लिए कोई भी रिचुअल नहीं होता।
ना ही उनके लिए कोई प्रेयर करता है और ना ही उनके लिए कोई बेल बजाता है। उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं, उनके लिए कोई प्रेयर नहीं, उनके लिए कोई बेल नहीं, कुछ भी नहीं। उनके लिए कोई भी एक सिंगल रिचुअल नहीं होता है। जो लोग ऐसे जंग के मैदान में मारे जाते हैं, जो सैनिक, जो बॉयज जंग के मैदान में मारे जाते हैं, उनके लिए कोई रिचुअल नहीं होता, उनके लिए कोई प्रेयर नहीं होता, उनके लिए कोई बेल नहीं होता। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला हुआ है 6th लाइन में, नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चॉइस। सर ये मॉर्निंग मतलब क्या होता है? मॉर्निंग मतलब रोने की आवाज। मॉर्निंग मतलब रोने की आवाज। उनके लिए कोई रोता भी नहीं है, उनके लिए कोई रोने वाला भी नहीं होता। उनको सब शाबाशी देते रहते हैं, वाओ 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 क्या काम किया है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं रोता है। आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देख लो आप लोग, छपरी छपरी निब्बा निब्बी लोग मर जाते हैं तो बहुत रोने वाले इंसान मिलते हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिक के लिए कोई नहीं रोता। ना ही रोएंगे, ना ही कोई रिचुअल करेंगे, ना ही कोई प्रेयर करेंगे, ना ही कोई बेल्स बजाएंगे। यहां पे वही बोला गया है, नॉट एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चॉइस। क्लियर है? इसके बाद द थ्रिल डिमेंटेड चॉइस ऑफ वेलिंग सेल्स। बस उनको सिर्फ वो तोप की गोलों की आवाज सुनाई देती है। बस उनको सिर्फ वो तोप के गोलों की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज तो उनको सुनाई नहीं देती है, बस उनको सिर्फ तोप की गोलों की आवाज सुनाई देती है। उन सैनिकों को, उन लड़कों को, उन छोटे छोटे जवानों को सिर्फ वो तोप के गोलों की आवाज सुनाई देती है। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट पोयम है? और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एंड बुगल्स कॉलिंग फॉर देम फॉर सैड सायर्स। आमीस जब मर जाते हैं ना बेटा, तब उनके गांव में जाते हैं, तब उनके कस्बे में जाते हैं और बुगल्स बजाए जाते हैं। उन आर्मीज के लिए सिर्फ एक बुगल्स बजाया जाएगा। यहां पे लास्ट में बोला गया है कि सिर्फ एक बुगल बजाया जाएगा। उनके एरिया में जाएंगे, उनके समाज में जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे, उनके कस्बे में जाएंगे, उनके पापा मम्मी के सामने, उनके भाई बहन के सामने, उनके फैमिली के सामने बुगल्स बजाए जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या? ये बुगल्स बजा के होगा क्या? ना ही कोई उनके लिए रिचुअल करेगा, ना ही कोई उनके लिए प्रेयर्स करेगा, ना ही कोई उनके लिए बेल्स बजाएगा, ना ही कोई उनके लिए रोएगा, सिर्फ एक बुगल बजाएगा। जब आप देखोगे एक आर्मी मर जाता है, या जब आप देखोगे एक सैनिक मर जाता है, तब उनके लिए ना बुगल बजाया जाता है उनके एरिया में जाके, कि हाँ भाई ऐसे जैसे मान लो मैं अभी आर्मी में रहता तो यहाँ पे लिखता ना, अभिषेक झा मर रहे। सिंपल सी बात है, कोई भी एंड बुगल्स कॉलिंग फॉर देम फॉर सैड साइड्स। यहां पे ये पूछ रहा है कि उससे क्या होगा, ये बुगल्स बजा के क्या होगा, हो क्या जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ मजा आ रहा है क्या? कंटिन्यू करें? बताइए जी, बताइए क्या आपने लाइक किया? एफर्ट देख रहे हो मेरा? क्या लाइक किया आपने? जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, हर एक जन को शेयर करो। क्या कंटिन्यू करें ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए क्या कंटिन्यू करें। मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना भाई आप लोगों को? एमसीक्यू भी करेंगे, 100+ एमसीक्यू कराऊंगा भाई, 100+ एमसीक्यू। बस आप लोग लाइक शेयर और कमेंट पक्का से पक्का कीजिएगा, ठीक है? चलिए सेकंड पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। इतना तक तो आप समझ ही गए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कि उनके लिए कोई रिचुअल नहीं होगा, उनके लिए कोई प्रेयर नहीं होगा, उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं किया जाएगा, बस उनके एरिया में जाके बुगल्स बजाया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। उन सैनिकों के लिए, उन तड़पते हुए सैनिकों के लिए ऐसी कौन सी मोमबत्ती जलाए कि उनकी मौत जल्दी आ जाए। जब लोग मरते रहता है ना, तब भाई बहुत वो लोग ये मतलब कि स्पीड में रहता है। यहां पे लिखा गया है कि उन तड़पते हुए सैनिकों के लिए ऐसी कौन सी मोमबत्ती जलाए कि उनकी मौत जल्दी आ जाए। What candles may be held to speed them all। उन सैनिकों के लिए ऐसा कौन सा मोमबत्ती जलाए कि उनकी जो मौत है वो जल्दी आ जाए, उनको ज्यादा तड़पना ना पड़े, उनको ज्यादा छटपटाना ना पड़े, उनको ये जंग की मैदान में ज्यादा तड़पना ना पड़े। उनके लिए ऐसी कौन सी मोमबत्ती जलाए कि उनकी मौत उनको जल्दी लेके चला जाए।
इसके बाद बोला गया है, देखिए, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन द आईज। यहां पे बोला गया है कि जो बॉयज लोग, जो 22, 23 साल, 24 साल, 25 साल के नौजवान लड़के लोग मर जाते हैं इस देश के चक्कर में, आग उनके हाथों में नहीं रहती, आग उनके आंखों में रहती है। आग जो है, रोशनी जो है, उनके हाथों में नहीं रहती है, आग उनके आंखों में रहती है। जो 22, 23, 24 साल के जो नौजवान लड़के लोग इस देश के चक्कर में जान दे देते हैं, इस धरती माँ के लिए जान दे देते हैं, आग उनके हाथों में नहीं रहती बेटा, आग उनके आंखों में रहती है। इसके बाद बोला गया है, shall sign the holy glimmers of goodbye। उनके आंखों में बस एक ही पछतावा रहता है, जाते जाते उनके आंखों में बस एक ही पछतावा रहता है कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैंने अपना मिशन, मैंने अपना मकसद पूरा नहीं किया। जब वो गुड बाय बोलते हैं तब उनके आंखों में एक ही पछतावा दिखता है, एक ही निराशा दिखता है कि मैं अपना एम, मैं अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाया। Shall sign the holy glimmers of goodbyes। क्लियर है? डीप मीनिंग वाला स्टोरी है भाई, डीप मीनिंग वाला स्टोरी, तुमको कोई दूसरा कोई समझा नहीं पाएगा, इतना डीप मीनिंग वाला स्टोरी है। क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है ना भाई? इसके बाद क्या बोला हुआ है, देखो, द पैलर ऑफ गर्ल्स। मैं बता दूं, पैलर मतलब होता है उदासी। मतलब वो जो छोटे छोटे, वो जो जवान जवान सैनिकों का जो वाइफ होगा, लवर्स होगा, उनके चेहरे की जो उदासी है, वही उन सैनिकों के लिए फ्यूनरल क्लॉथ है। सर, ये पाल मतलब होता है फ्यूनरल क्लॉथ। द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्रो शैल बी देयर पाल। वो सैनिक को कोई फ्यूनरल क्लॉथ नहीं पहनाएगा। वो जो सफेद चादर होता है ना, वो नहीं रहेगा सैनिकों के लिए। फ्यूनरल क्लॉथ वो लड़कियों की जो उदासी रहेगी, उनके वाइफ की, उनके लवर्स की, या उनके बेटी की, जो मतलब कि चेहरे पर जो उदासी रहेगी, वही उन सैनिकों का फ्यूनरल क्लॉथ रहेगा, वही उन सैनिकों का फ्यूनरल क्लॉथ रहेगा। सर, पाल मतलब हो गया फ्यूनरल क्लॉथ, फ्यूनरल क्लॉथ। इसके बाद बोला गया है, देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। उनको कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, उनको कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, लेकिन जब वो मरेंगे तो शायद वो शांति से मर पाएंगे। उनको कोई फूल तो नहीं चढ़ाएगा, लेकिन जब वो मरेंगे तो अब शांति से मर पाएंगे। वही उनके लिए फूल समान होगा, वही उनके लिए फूल के समान होगा। जब वो मर जाएंगे एकदम शांति दिमाग से मरेंगे। क्लियर है? बहुत डीप मीनिंग है। द फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे बोला गया है, एंड ईच स्लो डस्क ए ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। यानी कि हर एक इवनिंग, हर एक शाम को जो भी आर्मीज बच जाएंगे। अब देखो, एक जंग के मैदान में 100 आर्मीज रहते हैं तो सब थोड़ा ना मरते हैं। 100 में से 80 बच गए, 20 मर गए, तो 80 जो बच गए उनका भी दिन कभी ना कभी आएगा। वो इस चीज से भाग नहीं सकते, वो इस चीज से भाग नहीं सकते, उनका भी दिन आएगा। जो भी उस इवनिंग को बच जाएगा, उनका भी दिन कभी ना कभी आएगा, कल परसों तरसों कभी ना कभी तो उनका भी दिन आएगा ही आएगा। यही है आर्मी का लाइफ, यही है आर्मी का स्ट्रगल, यही है आर्मी का सैक्रिफाइस। यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पोयम में बेटा, यही दिखाने की कोशिश की गई है। समझे आप? आगे तो क्या आप ये जो चैप्टर है समझ पाए? क्या आप ये चैप्टर समझ पाए? क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बताइए, क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बताइए, एमसीक्यू क्या स्टार्ट करें? एंड ईच स्लो डस्क ए ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। इसका मतलब हर एक इवनिंग जो बच जाएंगे, जो सैनिक बच जाएंगे, उनका भी कभी ना कभी दिन आएगा ही आएगा। वो इस चीज से नहीं बच पाएंगे, वो ये मौत से नहीं बच पाएंगे। क्लियर है? उनका भी कभी ना कभी दिन आएगा। डीप मीनिंग वाला स्टोरी था। क्या इसका एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बताइए। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना आप लोगों को? समझ में आ गया ना भाई? एक लाइक करो, लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? ओके सर, एमसीक्यू स्टार्ट करिए। चलिए आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अब भाई फटाफट से जवाब देना, ठीक है? फटाफट से जवाब देना, कोई डिले नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? 100 एमसीक्यू है, 100 एमसीक्यू 100 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पोयम प्राइमरली अबाउट? किस टाइप का पोयम था? सर, सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी।
इसके बाद बोला गया है द फ्रेज पासिंग बेल्स इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू। सर पासिंग बेल्स का मतलब क्या हो गया? पासिंग बेल्स का मतलब है फ्यूनरल मतलब कि बेल्स, ए हो जाएगा। सर टू का क्या होगा? ए हो जाएगा। जल्दी बोलो, टू का क्या होगा? ए होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोयम हाउ डू द सोल्जर्स डाई। सोल्जर कैसे मरता है? लाइक कैटल की तरह मरता है। थ्री का क्या हो जाएगा? बी। चैट बॉक्स में आंसर दो, मेरा आंसर का इंतजार मत करो, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दोगे। मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया स्टोरी। अकॉर्डिंग टू द पोयम हाउ डू द सोल्जर्स डाई, आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद फोर बताइए। What is described as the only sound in the battlefield? Anger of the guns. Anger of the guns हो जाएगा। Anger of the guns हो जाएगा। सिर्फ उनको guns की आवाज सुनाई देगी, सिर्फ उनको guns की आवाज सुनाई देगी। The rifles are described as stuttering. Rifles जो है लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा है। लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब स्टटर हो रहा है। इसके बाद the soldiers prayers are likened to orisons. इसका आंसर क्या हो जाएगा? orisons। जी बिल्कुल, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ रटाया हुआ है, आंसर दो। इसके बाद the moans of the soldiers according to the poem, यहां पे क्या हो जाएगा? choirs of wailing cells। 8 का the phrase sad sides refers to the distance home। ठीक है, sad side का मतलब क्या है? होम से दूर, अपने घर से दूर। What is the soldiers equivalent of candles? Goodbyes in the eyes। मतलब सीधा सा बात है, यहां पे बोला गया है कि आग उसके हाथों में नहीं रहेगी, आग उसकी आंखों में रहेगी। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी। अब बताइए 10 का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। Whose hands are not holding candles in the poem? Boys। इसके बाद the holy glimmers of goodbye shine in boys' eyes। गुड बाइस का जो ग्लिमर है वो कहां पे शो करेगा? बॉयज आईज, आग उनके आंखों में रहेगी। सर 12th का बताइए, 12th का जल्दी बताइए। Whose pallor shall be the pal? यहां पे हो जाएगा गर्ल। इसके बाद 13 what are described as soldiers flowers? यहां पे हो जाएगा डी। इसके बाद each slow dusk in the poem symbolizes, यहां पे हो जाएगा द, इसका हो जाएगा बी। 15 का देखिए, 15 का द प्राइमरी थीम ऑफ द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड, यहाँ पे सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर वापस से रिपीट किया गया है कि ये पोयम का थीम क्या था? ये पोयम का थीम था सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर। क्लियर है? 16 क्या होगा? साउंड क्या था पोयम में? सर मतलब कि गन फायर का साउंड था, गन फायर का साउंड था। इसके बाद द राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज, राइफल्स कैसे? सर स्टटरिंग। इसका क्या हो जाएगा? ओराइजन। रिपीट क्या हुआ है बेटा? रिपीट क्या हुआ है? ये इतना ही एमसीक्यू था, इसका इतना ही एमसीक्यू था, रिपीट किया हुआ है। ये बुक है, बार बार हर एक एमसीक्यू रिपीट करता है। Whose mourns for the soldiers according to the poem? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैड सायर्स। सैड्स, इसका तो सैड सायर होना चाहिए, इसका सैड सायर्स होना चाहिए बेटा, सैड सायर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद द फ्रेज सैड सायर्स refers to distant home। इसके बाद व्हाट इज द सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल? गुड बाइज इन द आइज। इसके बाद whose hands are not holding candle in the poem? किसका हैंड, किसका हैंड बताओ? बॉयज का, बॉयज का। आंसर क्या हो जाएगा? बॉयज। इसका द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय साइन इन, द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय साइन इन क्या हो जाएगा? इसका बॉयज आइज। बॉयज के आई में दिखता है आग, आग बॉयज के हाथ में नहीं, आंख में है। Whose pallor shall be the pal? इसका हो जाएगा गर्ल। What are described as soldier flowers? Flowers को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? सर पेशेंट माइंड, पेशेंट माइंड, पेशेंट माइंड। Each slow dusk in the poem symbolizes the drawingness of blinds, the drawingness of blinds। इसके बाद the primary theme of the poem revolves around, the primary theme of the poem revolves around sorrow and tragedy of war, sorrow and tragedy of war। वापस से वही चीज दिया हुआ है। इसके बाद देखो, इसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट साउंड इन द पोयम? कौन सा साउंड था वहां पे? गन फायर का साउंड था। इसके बाद देखो द राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्टटरिंग, वापस से वही चीज दिया हुआ है। द सोल्जर्स प्लेयर आर रेफर्ड टू एज ओराइजन्स। सुनो, हम लोग 40 करेंगे, 40 करेंगे, बिकॉज वापस से सेम चीज रिपीट करके दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो हुज मॉर्न ऑफ द सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू द पोयम, यहाँ पे किसका मॉर्न था? चॉयर्स ऑफ द वेलिंग सेल्स, चॉयर्स ऑफ द वेलिंग सेल्स। तो सैड सैड्स का मतलब क्या था? सैड सैड्स का मतलब था डिस्टेंस होम, डिस्टेंट होम।
व्हाट आर द शोल्डर्स इक्विवेलेंट ऑफ द कैंडल गुड बाय इन द आइस। एकदम सेम टू सेम ही तो है भाई, सारा का सारा एमसीक्यू सेम टू सेम दे दिया है ये बुक में, इतना ही एमसीक्यू है ही, और क्या करेगा बताओ ना, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं बार बार। Whose hands are not holding candle in the poem, boys का हो जाएगा boys। इसके बाद the holy glimmers of the goodbye shine in boys eyes, boys eyes। इसके बाद the pallor of the pallor shall be the pale, girl हो जाएगा यहाँ पे girl, ठीक है। What are described as shoulders flowers, यहाँ पे हो जाएगा tenderness of patient minds। Each slow dusk in the poem symbolizes the drawing down of blinds। The primary theme of the poem sorrow and tragedy of war। बस ये हम लोग यहीं तक कर रहे हैं बेटा, बार बार वही चीज रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब 100 एमसीक्यू रहेगा तो रिपीट होता जाएगा। आपको पढ़ना कितना है, 20 ही पढ़ना है। रिवाइज कराने के लिए बार बार रिपीट किया गया है। एमसीक्यू का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दिया हूं, जल्दी ज्वाइन हो जाओ, एमसीक्यू पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में से 50 में से 50 लाओ। कितना इजी है बताओ। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, कमेंट करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा बेटा। लाइक करके जाना बेटा, लाइक कंपलसरी है।